नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपन लोग हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि व्याकरण से संबंधित है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पाठ्यपुस्तक है। इसको लेकर अपन लोग 12 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज 13वें लेक्चर के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। मित्रों, आज के टॉपिक में अपन जो है उपसर्ग की बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय बताया गया है, लेकिन अपन इस वीडियो में उपसर्ग की बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं उपसर्ग कहते किसे हैं और उपसर्ग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। छोटा वीडियो होगा, लेकिन आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको उपसर्ग की पहचान करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और परीक्षा में आप प्रश्न जो कि उपसर्ग से संबंधित होता है, दिखता सीधा सा है लेकिन गलत हो जाता है कई बार आसानी से, तो उसको करने में आपके सहायक होगा। चलिए मित्रों, उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश है जो शब्द का यहाँ मतलब है मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर नया सार्थक शब्द बन जाता है। नया सार्थक शब्द बनेगा और शब्दांश और मूल शब्द से मिलकर अर्थात नए अर्थ का बोध कराएगा, उसका अर्थ नया होगा, उसे अपन उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इसका स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता है, किंतु शब्द से पूर्व अवस्था में लगकर उस शब्द को विशेष अर्थ में बदल देते हैं। जैसे एक शब्द बताऊं मैं आपको, हार बताया। हार शब्द, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए अर्थ निकलेंगे। जैसे इसके आगे उप जोड़ दिया तो उपहार बन गया, इसके आगे आ जोड़ दिया तो आहार बन गया, इसके आगे जैसे प्र जोड़ दिया तो प्रहार हो गया, वी जोड़ दिया तो विहार हो गया। इस प्रकार से नए अर्थ में को लेकर आगे आता है। परिहार, जैसे प्रतिहार है, उद्धार। हार शब्द के साथ प्रयुक्त कर्मशः ये आ, उप, जो प्र आदि अपन ने देखे, ये क्या है? शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब अपन उपसर्ग के भेद देखते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होंगे? 3। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कैसे शब्दों के साथ? तत्सम, और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में कुल 22 है जो उपसर्ग हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 हैं। ये उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग की पहचान कैसे करोगे आप? उपसर्ग की पहचान का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो भी उपसर्ग है वो शब्द हैं, इनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसके अर्थ को सीखें। अर्थ आप सीख गए, आपको याद है, तो उपसर्ग से संबंधित आधा काम आपका हो गया। लेकिन जैसे ही आप बनाओगे नया शब्द बनाओगे, किससे? इधर मूल शब्द और शब्दांश से नया शब्द बनेगा। इन दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ इसमें शामिल होना चाहिए। जैसे शब्द देखा अपन ने, कपूत। क्या देखा?
कपूत शब्द देखा, तो इसको अब अपन कपूत से क का मतलब बुरा, पूत का मतलब क्या होएगा? पुत्र। तो बुरा पुत्र। यहाँ इस शब्द का अर्थ यदि बुरा पुत्र बन रहा है तो ये उपसर्ग लगा हुआ है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। तो क का मतलब बुरा होता है, पूत का मतलब पुत्र होता है, तो बुरा पूत, इसका भी मतलब यही बैठ रहा है, तो यहाँ उपसर्ग है। जैसे अपन देखते हैं, सब देख लिया, दुकान, यहाँ दो मूल शब्द क्या है? कान मान लिया अपन ने, और दो यानी दो। यहाँ दो का अर्थ बुरा मान लो या दो का अर्थ दो मान लो, तो दो कान क्या बना? दो कान बन गया। क्या इसका मतलब दो कान होता है? नहीं, नहीं होता। दुकान का मतलब दो कान थोड़ी होता है, तो अर्थ बैठ ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ क्या है? उपसर्ग लगा हुआ ही नहीं है। दुकान सवयमी क्या है? मूल शब्द है। इस प्रकार से आप पहचान करें। अब अपन देखते हैं आगे उपसर्ग, अति उपसर्ग। पहला उपसर्ग कौन सा? अति। अब अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। ऊपर, अधिक या परे। अब इसके जैसे अपन लगा के अधिक के आगे अति लगा दिया तो अत्यधिक हो गया, अतिक्रमण हो गया, अतिवृष्टि हो गई, अति शीघ्र हो गया, अत्यंत हो गया। जैसे ही अत्यंत होता है, इसमें भी क्या कौन सा है? अत्यंत हो गया, अत्यधिक हो गया। तो इनमें सब में क्या है? अत्यधिक मतलब अधिक, अत्यधिक बहुत अधिक, बहुत सारे, अतिसार, अति प्रिय, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कम से कम इन शब्दों के अर्थ समझें। अति आप देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अधिक, परे या ऊपर के अर्थ में होता है। ये अर्थ यदि उस मूल शब्द और शब्दांश से मिलकर नए शब्द में आ रहा है तो यहाँ ये सही होगा, अन्यथा की स्थिति में वहाँ उपसर्ग नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने दुकान वाला उदाहरण देखा, वहाँ उपसर्ग था ही नहीं, लेकिन वहाँ ऐसे आपके सामने बहुत सारे शब्द दे दिए, जैसे दुकान दे दिया, दुकाल दे दिया, तो आपको पहचान करनी होगी। दू दू सारों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ उपसर्ग किसमें है किसमें नहीं है, तो ये पता करने के लिए यहाँ अर्थ पता होना चाहिए। जैसे काल, काल का मतलब समय, यहाँ है नहीं, अपन पहचान करते हैं। दू, दू यानी बुरा। अब बुरा समय, तो यहाँ दुकाल का मतलब बुरा समय, सही अर्थ बैठ रहा है, तो यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। अब अधि, अधि प्रधान या अंतर्गत। अधि का मतलब क्या? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अब अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, अध्यादेश। जैसे अध्यादेश शब्द होता है, अध्यादेश तो अधिआदेश होगा। जैसे होता है अधिकार है, अधिकृत, अधीक्षण। जैसे एक होता है अध्यक्ष, तो इस अधि और अक्ष, अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है। अनु, अनु यानी पीछे या सादृश्य। अनु यानी पीछे अर्थात समान, सादृश्य का मतलब कि समान, समान या पीछे। तो अनुकरण, पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना। अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज आदि। अप, निरादर, हीनता। अप का मतलब हीनता की भावना, अप बुरा। जैसे विपरीत हो, इसमें बहुत सारे शब्द जैसे होंगे, अपकार्म हो गया, अपमान हो गया, अपक्षय हो गया, अपशब्द हो गया, अपकीर्ति हो गया, अपराध हो गया, अपव्यय हो गया आदि जैसे शब्द हैं। ये क्या है? अप के जो मूल शब्द हैं उसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है अपि। कौन सा? अपि।
अपि यानी निश्चित या भी, निश्चित या भी के अर्थ में आता है। जैसे अपितु, अपिधान, अपिहित आदि देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है अभी। अभी यानी पास या सामने, पास, पास के अर्थ में अभी, अभिषेक, अभिमान, अभिवादन, अभिमुख आदि। आगे देखते हैं अपन अगला उपसर्ग। इसके अर्थ आपको याद होने चाहिए विद्यार्थियों। अर्थ याद होंगे मित्रों तो आप उपसर्ग निकाल देंगे, अन्यथा की स्थिति में एक जैसे शब्द आपके सामने 4 रख दिए तो वहाँ से यदि आप सही ढंग से उस नए शब्द का अर्थ वही बनना चाहिए जो उस शब्दांश का अर्थ बन रहा है और मूल शब्द का अर्थ बन रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल शब्द का अर्थ, शब्दांश का अर्थ दोनों का निकल के उस नए शब्द के अर्थ में भी बैठना चाहिए, तभी आपका हो उपसर्ग होगा, अन्यथा की स्थिति में वो सभी में मूल शब्द हो सकता है। चलिए, जैसे अव, अगला क्या है अव। अव का मतलब हीनता की भावना या अनादर, अनादर के लिए अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगहन। अब आ का मतलब है पूर्ण या विपरीत या सीमा। अब आ से आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार, ये आ के हो गए। जैसे आजन्म हो गया, आमरण हो गया, आरक्षण हो गया, आतप हो गया, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगला है उद। उद यानी उच्चता या ऊपर या श्रेष्ठ, उत्साह, उत्साह, उत्सर्ग, उद्धार, उद्धार, उद्वार, उत्थान, उत्तम। कौन सा उपसर्ग है? उद। उद उपसर्ग है या उत उपसर्ग भी यहाँ लग सकता। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप। उप यानी समीपता या गौण, उपहार, उपवास या उपदेश, उपहार, उपवास या उपदेश। दुर या दुस, दुर या दुस, निंदा, कठिनाई या बुरा। दुर का मतलब बुरा, दोषी बुरा। दुरासार, दुस्साहस, दुरासार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। अब नी हमेशा निषेध के अर्थ में आएगा अधिकतर, या अधिकता के अर्थ में आएगा। निवारण, निषेध, निर्लय। ये निर या निस, निर या निस, निषेध रहित या बिना। तो निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज आदि ही है निर या निस के अर्थ में। इनका अर्थ याद रखिए, निषेध, रहित, बिना। प्र का मतलब अधिक, आगे या ऊपर। प्र का मतलब अधिक, आगे या ऊपर। तो इससे बनते शब्द हैं जैसे प्रहार, प्रधनहार, प्रबल, प्रयोग। अब प्रति, समानता या प्रत्येक के अर्थ में, समानता या प्रत्येक के अर्थ, प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष। प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा, विपरीत या उल्टा, विपरीत, उल्टा या पीछे। पराजय, प्राधान, पराकाष्ठा। परि, परि यानी चारों, जैसे पर्यावरण, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण आदि। परि चारों ओर। सम, सम यानी पूर्णता या सुंदर के अर्थ में आता है। संयोग, सम्मान, संसार। सु भी अच्छे के अर्थ में आएगा। शुभ, सहज आदि। सुयोग, सुलभ, सुगम, अच्छा, सरल के अर्थ में आएगा ये भी, सु भी। और जैसे सम भी ऐसे ही आया था, अच्छी तरह, पूर्ण रूप से शुद्ध या पूर्णता, सुंदरता। अगला है विशेष या अभाव। वी का मतलब क्या है? विशेष या अभाव। विदेश, विहीन, विभाग आदि। स्व यानी अपना, निजी। स्व का मतलब क्या? अपना या
निजी, स्व होता है। तो स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ आदि ये तो थे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। ये उत और उद में फर्क है। संस्कृत में उद ही है, लेकिन हिंदी में उत भी सही होता है। अब अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत उपसर्गों में परिवर्तन करके उपसर्गों का निर्माण किया जाता है, अर्थात तद्भव बन जाते हैं। वहाँ तत्सम थे संस्कृत के शब्द और हिंदी में तद्भव हो गए। अब अ यानी नहीं, हिंदी में ही उपसर्ग में अ का मतलब क्या होता है? नहीं के अर्थ में आता है। अकाज, अचेत, अटल। ऊ यानी ऊंचा, उछालना, उतारना या उजड़ना। औ बुरा या नीचे। अवगुण, अवघट, अवसर। अन यानी बिना, बिना के अर्थ में अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध यानी आधा, अधमरा, अध खिला, अध पका। अधः, अधः का मतलब नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उन, उन का मतलब एक काम, एक कम, जैसे 59, 49, 79, 39, 29, एक कम। क या कु, बुरा या कठिन। कपूत, कु ढंग, कुचाल। नि यानी विपरीत के अर्थ में आता है। नी पीछे भी अपन देखा था, निडर, निशान, निपट। स या सु, तो स अच्छे के अर्थ में आता है, अभी पीछे अपन देखा था सपूत। सपूत, सज्जल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर, भरा हुआ या पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। चौ, चौ का मतलब चार। चौमासा, चौराहा, चौखट आदि। आगे देखते हैं। ती, ती यानी तीन। तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दू, दू यानी दो। दूनाली, दुरंगा, दुमुहा। पर, पर यानी दूसरा। परहित, पर सुख, पर काज। बिन, बिन निषेध या अभाव के अर्थ में आता है। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया। चिर, सदैव, हमेशा। चिरकाल, चिर स्थायी, चिरंजीवी, चिर परिचित। बहु, ज्यादा या अधिक अर्थ में बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह, सह का मतलब साफ, सहगामी, सहो, सहसर, सहयोग। स्व यानी अपना, स्वदेश, स्वराज और स्वभाव और आदि अनेकों प्रकार के होते हैं। अब अगला है उर्दू उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कह सकते हैं जिसको, विदेशी उपसर्ग। अब अल, अलविदा, ये विदेशी उपसर्ग तो पहचान में आ जाएंगे। ये सीधे सीधे शब्द के आगे लगते हैं और पता भी चल जाएगा कि ये हिंदी के या संस्कृत के नहीं हैं, उर्दू के हैं। ये थोड़े से अलग तरीके के होंगे। उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जो भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अल, अल का मतलब निश्चित। अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना, नालायक, नापसंद, नापाक। एन, एन वक्त, ठीक समय पर। एन इनायत, एन मौका, ठीक मौके पर। ला, लाइन बिना, लाचार, बिना किसी सहारे के। लाजवाब, लापता। बद, बद मतलब बुरा, बदनाम, बदजात, बद तमीज। बा, बा यानी अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर, रहित या भिन्न, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी। कम यानी थोड़ा, कमज़ोर, कमसीन, कम अक्ल। हम यानी साथ, हमदम, हम सफ़र, हम रहा। बिल्ला, बिला वजह है, बिला शक, बिला कसूर। बे, अभाव के अर्थ, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर, दर में के अर्थ, दरअसल, दरकार। दरअसल जैसे लिखा होता है कई बार, दरअसल में, दरअसल में, तो वो वाक्य गलत है। दरअसल अपने आप में दरअसल का मतलब ही दरअसल में नहीं आ पाया,
दरअसल में नहीं आ पाया, यहाँ दरअसल में गलत होगा। दरअसल अपने आप में में को ही संबोधित करता है। हर यानी प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब साथ या पर, बदस्तूर, बतौर, बशर्त। सर मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक का मतलब भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड, हेड मतलब प्रमुख, हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब यानी उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। हाफ आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अब अगला है उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द दोनों नहीं होते हैं। ये अकेले में प्रयोग नहीं किए जाते, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में परिवर्तन आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ में भी जोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अभी क्या है, उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, और ई क्या है, प्रत्यय है, और नया शब्द क्या बना, अभिमानी। यहाँ अभी क्या है, उपसर्ग है, और ई प्रत्यय है। अज्ञानी, अज्ञानी। स्वतंत्रता, तो स्व और ता उपसर्ग और प्रत्यय है। तंत्र क्या है, मूल शब्द है। इस प्रकार से ये मित्रों अपना उपसर्ग का टॉपिक पूरा हुआ। अगले टॉपिक में अपन प्रत्यय की बात करेंगे। धन्यवाद। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं और परीक्षा में लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।